दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 में। हमने अपनी पहली क्लास में कोशिका के बारे में पढ़ा था दोस्तों। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज अपना टॉपिक कोशिका सिद्धांत शुरू करते हैं। दोस्तों, कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्लाइडेन और सवान। स्लाइडेन और सवान, इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत उन्होंने सन 1838-39 में दिया था। दोस्तों, इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी, तो अब हम इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं देखते हैं। यानी यह सिद्धांत किस बेसिस पे दिया गया था, तो इसकी विशेषता। दोस्तों, इस सिद्धांत की पहली विशेषता यह थी कि किसी भी जीव का निर्माण एकल कोशिका से शुरू होता है। निर्माण या जन्म कह सकते हैं, किसी भी जीव का जन्म एकल कोशिका से शुरू होता है। दोस्तों, इस सिद्धांत की दूसरी विशेषता यह थी कि जो भी जीव है जिसका निर्माण एकल कोशिका से शुरू होता है, उसके सभी शरीर के अंग और उसका पूरा शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो इसको भी अपन लिख लेते हैं दोस्तों, किसी भी जीव के शारीरिक अंग व शरीर, किसी भी जीव के शारीरिक अंग व शरीर कोशिका से बने होते हैं। ये तो था अपने दोस्तों कोशिका सिद्धांत, जिसकी कुछ विशेषताएं थी और इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपनी पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों की। यानी हमारी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे जीव मौजूद है जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तो पृथ्वी पर सभी मौजूद जीवों को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों को दो प्रकार में विभक्त किया गया है। दोस्तों, मैंने आपको पहली क्लास में मौखिक रूप से बता दिया था कि पृथ्वी पर मौजूद जीवों को कितने प्रकार में और कौन कौन से प्रकार में विभक्त किया गया है। इसमें मैं आपको लिखवा भी दूंगा। यानी जो पृथ्वी पर मौजूद जीव है उनको दो प्रकार, एक तो अकोशिकीय जीव और एक होता है कोशिकीय जीव। इन दो प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला तो है कोशिकीय जीव, और दूसरा है दोस्तों अकोशिकीय जीव। कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं दोस्तों जिनके शरीर का निर्माण कोशिका से होता है, या उनके शरीर के अंदर क्या होता है, कोशिका पाई जाती है। यानी इनके शरीर में क्या होता है, कोशिका पाई जाती है। इनके शरीर में
इनके शरीर में कोशिका पाई जाती है वह जीव क्या कहलाएंगे दोस्तों? कोशिकीय जीव। और जिनके शरीर में कोशिका नहीं पाई जाती वह जीव कहलाते हैं अकोशिकीय जीव। कोशिका अनुपस्थित। दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखा है। शरीर में कोशिका अनुपस्थित होती है। आप नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखना। कोशिकीय जीव का उदाहरण है दोस्तों, देखो पादप कोशिका होती है या पादप जंतु और जीवाणु। इन सभी का शरीर क्या होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। और इन सभी के शरीर में क्या होती है दोस्तों? कोशिका पाई जाती है। और अकोशिकीय जीव का एक उदाहरण है दोस्तों वायरस। वायरस का शरीर कोशिका से निर्मित नहीं होता दोस्तों। वायरस के शरीर में कोशिका नहीं पाई जाती। जैसे प्रेजेंट टाइम पे अभी अपने क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है। सभी ने नाम अच्छे से सुन रखा होगा दोस्तों, क्योंकि अभी दुनिया में उसी का खूब चल रहा है। इसलिए उसके अंदर क्या है दोस्तों? किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं है। वह क्या है? एक वायरस है। और उससे क्या हो रहा है? वो एक संक्रामक वायरस है, यानी एक दूसरे व्यक्ति से फैल रहा है लगातार। अपनी दुनिया में क्या कर रहा है? अपनी जड़ें जमा रहा है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके। अब हम आगे चलते हैं और कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों कोशिका के प्रकार। मुख्य रूप से दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों को साथ में पढ़ेंगे। दोस्तों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये दोनों शब्द है। जैसे प्रो प्लस कैरियोटिक, यानी इस शब्द का देखते हैं। पहला पॉइंट देखो दोस्तों, प्रो प्लस कैरियोटिक, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। दोस्तों प्रो का मतलब या तो होता है पुराना, है ना, या होता है अविकसित। अविकसित। और कैरियोटिक का अर्थ होता है दोस्तों केंद्रक। यानी इनके शब्दों में ही एक अंतर तो छुपा हुआ है। इसी प्रकार अगर इसका देखें तो होगा यू प्लस कैरियोटिक। यू का मतलब या तो नया और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, या इसका विकसित भी दोस्तों होता है। दोस्तों इसका एक और आपको फैक्ट बताता हूं। जैसे देखो यू का मतलब तुम, जैसे आ रहा ना यू का मतलब तुम, यानी जितने भी मानव है उनमें सब में क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, यानी अपन सभी क्या है? यूकैरियोटिक में आते हैं। और जो वायरस वगैरह वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती, लेकिन जो जीवाणु वगैरह होते हैं वो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों देखो जैसे इसका पहला अंतर यही हो गया, इसमें अविकसित केंद्रक, अविकसित या अल्प विकसित। और इसमें क्या होता है दोस्तों? विकसित केंद्रक। ये तो हुआ पहला अंतर। दोस्तों ये तो हुई केंद्रक की बात। अब देखो आगे देखते हैं। अगर देखो दोस्तों इसके अंदर केंद्रक क्या है? अविकसित है या अल्प विकसित है? तो केंद्रक की झिल्ली, यानी जैसे दोस्तों जैसे ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है ना, तो इसके चारों ओर क्या होता है? एक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली।
ये हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कोशिकांग के अंदर। इसका अपन एक और पार्ट बनाएंगे जिसपे अपन सारे के सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो केंद्रक झिल्ली होती है वो भी क्या होती है, इनमें या तो अल्प विकसित होती है या अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। झिल्ली अनुपस्थित होती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी यानी झिल्ली का क्या कार्य है। जैसे अपन कोई थैले का क्या काम करते हैं, थैले में क्या करते हैं, कोई वस्तु एक डाल दी, सब्जी उठाई उसमें वो डाल दिया, मार्केट से आलू खरीदे वो भी डाल दिए, मार्केट से कोई और चीज खरीदी, मान लो चीनी खरीदी, उसकी थैली भी अपन ने थैले के अंदर रख ली, या कोई बिस्किट पैकेट खरीदा उसको भी अंदर रख लिया। यानी एक थैले के अंदर बहुत सारे आइटम रख सकते हैं। ये झिल्ली भी यही कार्य करती है दोस्तों। यानी जैसे केंद्र के अंदर पाया जाता है डीएनए, आरएनए और जीन, ये सभी क्या होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं और इनके अंदर गुणसूत्र वगैरह भी पाए जाते हैं। तो अगर केंद्र झिल्ली अनुपस्थित होगी तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोशिका के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते। तो देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो केंद्र झिल्ली होती है यानी जो केंद्र के चारों ओर आवरण है वो उपस्थित होता है, उपस्थित। अब देखो तीसरा दोस्तों, यानी जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है इनमें क्या है, केंद्र कल्प विकसित है, झिल्ली अनुपस्थित है। तो ये क्या होगी, प्राथमिक कोशिका होगी और अपूर्ण कोशिका होगी, प्राथमिक और अपूर्ण। और ये क्या होगी दोस्तों, उन्नत और पूर्ण। उन्नत और पूर्ण कोशिका, ये हुआ इनमें तीसरा डिफरेंट दोस्तों। अब और आगे चलते हैं, अपन चौथे की बात करते हैं। देखो दोस्तों, यानी ये क्या है, अपूर्ण कोशिका है या प्राथमिक कोशिका है। यानी इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, कोशिका के कुछ मुख्य अंग ही पाए जाएंगे। यानी अपन ने अभी कोशिकांगों के बारे में बात नहीं की है, लेकिन अगली क्लास में जब हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे तब और इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूं आपको कि कोशिकांग जैसे इसमें क्या होता है, जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। दोहरी झिल्ली का मतलब जैसे ये आवरण होता है ये डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड का मतलब जैसे कोई है, मतलब मान लो ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने सेकंड हाथ रख दिया तो ये डबल लेयर हो गया, यानी दो लेयर बन रही है, एक नीचे वाले हाथ की एक ऊपर वाले हाथ की। तो इसी प्रकार क्या होता है, इन कोशिकांगों के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। और इसमें दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होंगे, उपस्थित होंगे, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण विकसित कोशिका है, उपस्थित। नोट्स बनाते वक्त दोस्तों डिटेल से बना लेना, मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूं, उसमें मैंने उपस्थित दर्शाया है, इसमें मैंने अनुपस्थित दर्शाया है। आप पूरा लिख सकते हो, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा डिफरेंट देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इनमें दोस्तों देखो, जैसे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित है, यानी जो केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी तो इनमें क्या होगा, गुणसूत्र भी एकल गुणसूत्री होंगे। यानी गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो क्या होगी, केवल एक ही होगी। यानी इनमें क्या होता है, एकल गुणसूत्र होते हैं। एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें क्या होगा दोस्तों, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाएंगे। ये तो दोस्तों अपने 5 अंतर हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप डिटेल से नोट्स बना सकें। अब अपन छठे अंतर के बारे में देखेंगे। दोस्तों छठवां अंतर क्या होगा इनके अंदर, जैसे अपन ने पहले गुणसूत्र का देख लिया कि इसमें एकल गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र किसके अंदर मौजूद होते हैं दोस्तों, जैसे केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए होते हैं और जीन होते हैं, उनके अंदर वहां पे गुणसूत्र मौजूद होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो डीएनए होता है
वो आवरण रहित होता है, यानी उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता, डीएनए आवरण रहित। और दोस्तों जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होगा, आवरण युक्त होगा। युक्त। ये तो हुई डीएनए और आरएनए की बात। उसके बाद दोस्तों सातवां अंतर, यानी जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, यानी ऊर्जा तो चाहिए, ऊर्जा चाहिए और इनको प्रोटीन भी चाहिए। तो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है, यानी प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम। तो वो इनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ये क्या होती है, प्रारंभिक कोशिका होती है, यानी प्राथमिक कोशिका होती है। तो इनके अंदर छोटा राइबोसोम पाया जाता है, यानी आकार में छोटा, जिसे अपन बोल सकते हैं 70S राइबोसोम। और इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों वो होता है 80S राइबोसोम। वैसे तो दोस्तों अपन राइबोसोम के बारे में अगली क्लास में और पढ़ेंगे, जिसमें कोशिकांग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बता देता हूं। 70S और 80S मतलब ये एक होती है सेंडिमिनेशन दर होती है। सेंडिमिनेशन दर का मतलब होता है एक लिक्विड होता है जिसके अंदर दोनों राइबोसोम को डाला जाता है, और जो राइबोसोम उस लिक्विड से पहले निकल जाता है वो क्या होता है, आकार में छोटा, और जो बाद में निकलता है वो होता है आकार में बड़ा। यानी ये आकार इस प्रकार नहीं देखा जाता, यानी बाहरी आकृति नहीं देखी जाती। ये एक दर होती है ना, कोई कोफिशिएंट सेंडिमिनेशन बोलते हैं जिसको, उसके आधार पर इनको है ना विभक्त किया गया है। ये हम अगली क्लास में और पढ़ेंगे। अब अगर दोस्तों इसके अंदर जो राइबोसोम है वो छोटा है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार भी क्या होगा, छोटा। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, आकार में छोटी होती है। और दोस्तों जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका से क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, आकार में बड़ी। दोस्तों मैंने मुख्य मुख्य अंतर आपको करा दिए हैं। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसका उदाहरण जो माइकोप्लाज्मा अपन ने पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा पढ़ा था दोस्तों, याद है? आपने पहली क्लास ली तो थी ना? अगर नहीं ली है तो लेकर देख लेना कि माइकोप्लाज्मा के बारे में मैंने कुछ विशेषताएं भी आपको लिखाई थी कि ये पादप जगत का जोकर होता है और इसको क्या होता है, जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता नहीं होती। नहीं लिए तो एक बार देखना दोस्तों। देखो इसका दूसरा उदाहरण होगा जीवाणु, बैक्टीरिया। और इसका उदाहरण दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था यू यानी हम तो आते ही हैं, मानव, जंतु। अब देखो दोस्तों, मानव, जंतु और पादप, यानी पादप जंतु कोशिका और मानव में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो तो होती है यूकेरियोटिक, और ये माइकोप्लाज्मा जीवाणु होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों ये तो हुआ अपने कोशिका का प्रकार, ठीक है। अब अपन जंतु और पादप कोशिका के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अपन क्या करेंगे, कोशिकांग पढ़ेंगे, यानी इन कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी जिससे हमारे अंदर हाथ अलग है, पैर अलग है ना, आंख अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, और ये सारे के सारे अंग क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। उसी प्रकार कोशिका के अंदर भी अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। अपन ने शुरू में पढ़ा था, जैसे इसको सूक्ष्म इकाई बोलते हैं, यानी सबसे छोटी इकाई। वो क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, इकाई का मतलब यही होता है कि ये है तो सबसे छोटा अंग, लेकिन ये क्या करता है, यानी अपने सारे के सारे काम खुद करने में सक्षम होता है। यानी ये जो कोई कोशिका होती है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र, है ना, लाइसोसोम, इसके सभी की सभी मतलब सारे अंग क्या करते हैं, इसको
चलाने में सक्षम होते हैं। यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसको शक्ति दे सकता है, राइबोसोम इसको क्या कर सकता है, प्रोटीन का निर्माण करके दे सकता है, लाइसोसोम इसके जो सड़े गले हुए अंग उनको हटा सकता है। ये अपन अगली क्लास में जरूर पढ़ेंगे कोशिकांग, और आप अगली क्लास जरूर लेना दोस्तों। अब थोड़ा अपन उत्तक के बारे में और देख लेते हैं दोस्तों, यानी जो कोशिका से मिलकर बना होता है उत्तक, तो उसका भी देख लेते हैं दोस्तों। उत्तक, उत्तक मैंने आपको उस क्लास में बताया तो था मौखिक रूप से, लेकिन लिखवाया नहीं था, तो आज थोड़ा लिख लेते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करती है, जो एक ही प्रकार का यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो एक ही प्रकार का कार्य करती है, मिलकर उत्तक का निर्माण करती है दोस्तों। ये तो हुई उत्तक की परिभाषा। अब देखो दोस्तों, यानी उत्तक शब्द किसने दिया? उत्तक शब्द दिया था बीसेट ने। और उत्तक के जनक मेयर होते हैं दोस्तों, मेयर कहलाते हैं। मेयर एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों। यह है उत्तक के जनक। तो दोस्तों, यह हुई उत्तक के बारे में सामान्य जानकारी। आगे की क्लासों में हम उत्तक के बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी हर कक्षा का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, अगली क्लास में जरूर आना। जय हिंद।